हेलो ऑल स्टूडेंट्स। अब हम लेसन 3 का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले वाला टॉपिक आप सबने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। तो अब जो टॉपिक है वो है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड माना जाता है, तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स अगर पूरे हो जाते हैं तब वो जाकर जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सबसे पहले है इसमें पहला जो इसका एलिमेंट है वो है एग्रीमेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला जो नेसेसरी थिंग है वो क्या है, एग्रीमेंट का होना। तो एग्रीमेंट कब होगा, जब प्रपोजल होगा और उसकी एक्सेप्टेंस होगी। तो एक पार्टी प्रपोजल देगी, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्टेंस देगी, तब जाके वो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी गाड़ी 1 लाख रुपए में ख़रीद लूँगा। तो ए ने प्रपोजल किया, बी ने उसे एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बना, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का होना क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी और कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। तो सेकंड एलिमेंट क्या है कि जो पार्टीज़ हैं, यानी कि एक पार्टी जो है वो क्या करेगी, प्रपोजल, और दूसरी उसको एक्सेप्ट करेगी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं, कब कैपेबल होंगी, जब वो 3 चीज़ों को पूरा करेगी। सबसे पहले जो पार्टी है टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो मेजर होनी चाहिए। दूसरा, वो साउंड माइंड होनी चाहिए। थर्ड क्या है कि वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, क्वालिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या है, ये सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग है कि सेक्शन 11 क्या कहता है, ये आपने याद करना है। सेक्शन 11 क्या कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तभी माना जाएगा जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, यानी कि प्रपोजल करने वाली पार्टी और एक्सेप्टेंस देने वाली पार्टी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट को करने के योग्य होंगी, तभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अब वो कब होंगी, सेक्शन 11 कहता है अगर उन पार्टीज़ में 3 चीज़ें पाई जाएं। सबसे पहले क्या है कि वो क्या होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। दूसरा, वो साउंड माइंड होनी चाहिए। तीसरा, कि वो क्वालिफाइड होनी चाहिए बाय लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले है साउंड माइंड, सबसे पहले है मेजॉरिटी। तो एक पर्सन, एक पार्टी कब मेजर मानी जाएगी, जब वो 18 साल की एज का वो पर्सन हो जाता है, तो वो कब क्या माना जाता है, मेजर माना जाता है, वयस्क माना जाता है। यानी कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। यानी कि अगर कोई पर्सन माइनर है तो माइनर पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई माइनर जिसके कि गार्डियन अपॉइंटेड है, ठीक है, यानी कि जिसके पेरेंट्स नहीं हैं और उसको कोई गार्डियन अपॉइंट किए गए हैं, कोर्ट ने उसकी सुरक्षा के लिए गार्डियन अपॉइंट किए हैं, तो जब तक कि वो पर्सन 21 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे मेजर नहीं माना जा सकता। और इसी में ही
एक और चीज़ क्या है कि अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ वार्ड्स की सुपरविज़न के अंडर है तो भी उसे मेजर कब माना जाएगा, जब वो 21 साल की उम्र का हो जाएगा। तो इन केसेस में तो मेजॉरिटी की एज क्या होगी, 21 साल, और वैसे अदर केसेस में क्या होगी, 18 साल। तो अगर किसी पर्सन के यानी कि जो माइनर है, अगर उसके गार्डियन अपॉइंटेड है, कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किए कर रखे हैं, और दूसरा अगर उस पर्सन की प्रॉपर्टी अगर कोर्ट ऑफ वार्ड की सुपरविज़न के अंडर है तो उसे मेजर तब माना जाएगा जब वो 21 साल की एज का हो जाएगा। तो ये थी मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। दूसरा है साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या है कि एक पर्सन जब अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को, कंडीशंस को, कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है कि उसके ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तब उसे साउंड माइंड कहा जाएगा। जैसे ए अपनी कार सेल करना चाहता है बी को, तो अगर वो साउंड माइंड है तो वो उसका प्राइस सही तरह से जो है डिसाइड करेगा। ठीक है, उसे पता होगा कि उसे अपनी कार बेचनी है या नहीं बेचनी। थर्ड क्या है कि वो लॉ के द्वारा क्वालिफाइड होना चाहिए। जैसे कि अब डिस्क्वालीफाइड कौन से पर्सन है, जैसे कि अगर हम एनिमी कंट्रीज़ के पीपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड होगा। ठीक है, अगर हम बैंकरूपर्ट्स के यानी कि जो लोग दिवालिया हो चुके हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लोग भी डिस्क्वालीफाइड हैं। अगर किसी व्यक्ति को जेल सज़ा हो रखी है, जेल में है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना भी क्या है, डिस्क्वालीफाइड है, यानी कि कोर्ट ने जो है क्वालिफाई नहीं किया हुआ। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में, साउंड माइंड, मेजॉरिटी और क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। थर्ड क्या है, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, जब पार्टीज़ की जो सहमति है वो फ्रीली अटेन हो। ठीक है, तो ये कब फ्री कंसेंट मानी जाती है, जब पार्टीज़ के जो विचार हैं वो मिलते हों। सब्जेक्ट मैटर, जो मेन सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, वो दोनों पार्टीज़ उस पर उसी सब्जेक्ट मैटर पर एग्री करते हों। जैसे ए के पास जो है जुपिटर भी है और एक्सेस भी है। ठीक है, जुपिटर अलग कंपनी की है और एक्सेस अलग कंपनी की है। तो ए के पास जुपिटर भी है और एक्सेस भी है। ठीक है, अब वो ए तो सोच रहा है कि मैं अपनी जुपिटर सेल कर रहा हूँ बी को, और बी सोच रहा है कि मैं जो है ए से एक्सेस बेचना चाहता है, जबकि ए सोच रहा है कि वो जुपिटर बेच रहा है बी को, और बी सोच रहा है कि ए अपनी एक्सेस बेच रहा है। ठीक है, यानी कि ये स्कूटी हैं दोनों, तो ए कुछ और सोच रहा है और बी कुछ और सोच रहा है। जबकि मान लिया प्राइस ए कहता है कि मैं जो है अपनी स्कूटी बेचना चाहता हूँ 40,000 में। अब ए के पास 2 स्कूटी है, एक एक्सेस है और एक जुपिटर है। बी सोच रहा है कि ये एक्सेस बेच रहा है, सोच रहा है कि मैं जुपिटर बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों की विचारों में सहमति नहीं है। तो जब तक विचारों में सहमति नहीं है तब तक जो है वो फ्री कंसेंट नहीं कही जाएगी। और दूसरी बात, फ्री कंसेंट के लिए क्या है कि फ्री कंसेंट तभी मानी जाती है जब ये फ्रॉड के अंडर या कॉयर्जियन या मिस रिप्रेजेंटेशन के अंडर प्राप्त ना की गई हो। यानी कि फ्रीली आप अपनी मर्ज़ी से चाहते हो, आपको कोई धोखा नहीं दिया गया, फ्रॉड नहीं किया गया। ठीक है, फ्रॉड के अंडर आपको चीज़ नहीं बेची जा रही, गलत बातें बताकर नहीं। अब ए कहे कि भाई मैं जो है अपनी जुपिटर बेच रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, लेकिन उसकी जुपिटर जो है वो सही नहीं है, उसकी जुपिटर में जो है गड़बड़ है, ख़राब है। जबकि बी सोच रहा है कि ये सही है, जबकि बी को ये बताया जा रहा है कि ये जुपिटर सही है। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है।
जो जो चीज़ें अगर बी पूछता है वो उसे गलत बताई जा रही हैं, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन है, कोएर्जियन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर इनके अंडर जो है कोई चीज़ बेची जा रही है तो भी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। यानी कि कोई ज़बरदस्ती धक्के से धमकी देकर अपनी चीज़ दूसरे को सेल करना चाहे तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं आता। फिर है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट। तो कंसिडरेशन सबको पता ही है क्या है, कंसिडरेशन क्या होता है। तो अब कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अब कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि सफिशिएंट ही हो, ठीक है। मान लिया ए जो है अपनी घड़ी बेचना चाहता है बी को, वो घड़ी की कीमत जो है वो 500 रुपये है, जबकि ए जो है वो 100 रुपये में ही दे रहा है बी को, तो कंसिडरेशन होना चाहिए। अब ए की मर्जी है कि वो 100 रुपये में दे, 200 रुपये में दे, 300 रुपये में दे, 500 रुपये में दे। दूसरा कंसिडरेशन जो है रियल होना चाहिए। अब ए बी को कहे कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी बेच रहा हूँ, तुम जितने मर्जी पैसे दे देना, तो ये कंसिडरेशन जो है मतलब इसका कंसिडरेशन का कोई कुछ सफिशिएंसी नहीं है, कुछ प्राइस नहीं है, तो रियल होना चाहिए कंसिडरेशन। वो काइंड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है। अब है लीगल ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि लॉ जो कह रहा है उसके अंडर होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अब ए जो है बी को कहता है कि तुम, ए बी को कहता है कि तुम सी की पिटाई करो, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो ये लीगल नहीं है। अगर ए बी को स्मगलिंग करने के लिए कहता है तो ये लीगल नहीं है, ठीक है। इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं